नितिन ने दोनों बैग्स प्लेन में चेक इन कर स्वयं मेरा हाथ थाम कर सीट पर बिठाया। हनीमून पर सब कुछ कितना प्रेम से सराबोर होता है। कहो तो पति हाथ में पत्नी का पर्स भी उठाकर चल पड़े, पत्नी थक जाए तो गोदी में उठा ले और कुछ उदास दिखे तो उसे खुश करने हेतु चुटकुलों का पिटारा खोल दे। भले अरेंज मैरिज थी, किंतु थी तो नई नई शादी। हम दोनों मंद मंद मुस्कुराहट भरे अधर लिए, शरारत और झिझक भरे नयन लिए, एक दूसरे के गलबहियाँ डाले चल दिए थे अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करने। हनीमून को भरपूर जिया दोनों ने, न केवल एक दूसरे से प्यार निभाया बल्कि एक दूसरे की आदतों, इच्छाओं, अभिलाषाओं को भी पहचाना, एक दूसरे के परिवारजनों के बारे में भी जाना और एक सुदृढ़ पारिवारिक जीवन जीने के वादे भी किए। एक सुखी सशक्त परिवार बनाने हेतु और क्या चाहिए भला। नितिन अपने काम पर पूरा ध्यान देने लगे, इधर मैं भी घर गृहस्थी को सही पथ पर ले चलने में लग गई। लेकिन मैं उम्र के उस दौर में थी जहाँ लड़कियाँ सपनों की एक अनोखी दुनिया में खोई रहती हैं। पढ़ना लिखना, घूमना फिरना, हल्के फुल्के घरेलू काम कर देना, वो भी माँ ज़्यादा जोर देकर कहती तो कर देती, वरना मस्ती मारना, सहेलियों के साथ गप्पे मारना, यही काम होता था मेरा। मुझसे छोटी 2 बहनें थीं, इसलिए पापा को मेरी शादी की बहुत जल्दी थी। शादी के वक्त मेरी उम्र 19 और मेरे पति नितिन की उम्र 24 के आसपास थी। छोटे से कस्बे के 5 कमरों वाले घर में काफ़ी चहल पहल रहती थी। सारा दिन घर की जिम्मेदारियां निभाते बीत जाता। छोटा देवर सोनू बहुत ही शैतान था। घर में सबसे छोटा होने के कारण सबके लाड प्यार में एकदम जिद्दी बन गया था। स्कूल से आते ही सारा सामान पूरे घर में फैला कर रख देता, कपड़े कहीं फेंकता, मोजे कहीं तो स्कूल बैग कहीं। मोनी और रेखा से पहले वो घर आ जाता। आते ही फरमाइशों का दौर शुरू हो जाता। खाने में उसे कुछ भी पसंद नहीं आता। दाल सब्जी रायता चावल सभी थाली में छोड़ रूठ कर सो जाता। पता नहीं कैसा खाना चाहता था वो। माँ जी भी उसकी इन आदतों से काफ़ी परेशान रहती थी। मैं कहना चाहती थी कि आपने ही उसकी आदतों को बिगाड़ रखा है, पर कह नहीं पाती। मालूम था माँ जी नाराज हो जाएंगी। एक बार नितिन से कह दिया था तो कई दिनों तक घर का माहौल अशांत बना रहा। सोनू उनका बहुत ही दुलारा था। नितिन के बाद 2 साल के अंतर पर मोनी और रेखा का जन्म हुआ था। माँ जी को एक और बेटे की चाह थी ताकि नितिन के साथ उसका भाई भाई का जोड़ा बन सके। ये बातें बाबूजी के मुंह से माँ जी पर गुस्सा होने के समय जाहिर हो गई थी। नितिन और सोनू में 14 साल का फासला था। दोनों में बिल्कुल भी नहीं बनती थी। नितिन बहुत ही शांत स्वभाव के थे और सोनू उग्र, मोफट और जिद्दी। माँ बाबूजी से बराबर जबान लड़ाता, अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देता था। सोनू को बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ माँ जी का ही था। घर में जो कुछ बनता सभी को पसंद आता। कभी कभी की बात और है, मगर सोनू की पसंद ही कुछ और होती। माँ जी वैसे तो रसोई में झांकती भी नहीं थी, पर सोनू की पसंद का खाना रोज अलग से खुद ही बनाती। इसीलिए उसे अपनी जिद मनवाने की आदत सी हो गई थी। नितिन की शादी जल्दी करवा दी गई क्योंकि नितिन को बाबूजी का बिजनेस संभालना था। माँ जी को भी बहू के रूप में एक सहयोगी की ज़रूरत महसूस होने लगी और ब्याह कर मैं इस घर में आ गई। उम्र का वो दौर ऐसा था जब थकान का नाम ही नहीं था। एक घरेलू लड़की की तरह पूरे घर का काम मैंने संभाल लिया था। सभी की तारीफ़ें सुन उत्साह में बस काम ही काम के बारे में सोचती रही। कभी अपनी खुशियों की तरफ ध्यान नहीं दिया। उसी का खामियाजा मुझे आज भुगतना पड़ रहा है। माँ जी कई महीने मेरे ऊपर सारा घर छोड़ बाहर अपने मायके या रिश्तेदारों के यहाँ रहती। मोनी और रेखा के इम्तहान भी शुरू हो गए थे, पर वे अभी तक लौट कर नहीं आई। कभी नानी जी बीमार तो कभी मामा जी के बेटे को खांसी जुकाम। अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर दूसरों का घर संभालना कहाँ की अक्लमंदी है। बाबूजी बहुत गुस्सा करते थे। उनको फ़ोन पर ही काफ़ी कुछ सुना डालते, पर माँ जी को जब आना होगा
तभी आएंगी। इस उम्र में भी माँ जी महीनों मायके में गुजार आती। बच्चों को साथ लेकर जाना भी उन्हें पसंद नहीं था। पूरी आज़ादी से रहती। उनकी घर गृहस्थी बढ़िया चलती रहती। मैं महीनों मायके जाने को तरसती रहती। मेरे जाने से घर में सभी को असुविधा हो जाती थी। किसी को भी महसूस नहीं होता कि मेरा भी इस घर चूल्हे चौके से मन ऊब जाता होगा। यहाँ तक कि नितिन भी मेरी भावनाओं को नहीं समझते। जब भी मैं मायके जाने की बात करती, कोई ना कोई बहाना बना मुझे रोक देते। कभी मोनी रेखा के एग्ज़ाम, तो कभी सोनू की देखभाल कौन करेगा, माँ जी भी नहीं हैं। जब माँ जी आ जाती तो माँ क्या सोचेंगी, अभी अभी कल ही तो माँ आई हैं, कुछ दिन तो गुजरने दो, जैसे बहाने शुरू कर देते। मैं तड़प कर रह जाती पर कुछ कह नहीं पाती। मई जून की छुट्टियों में भैया ने शिमला घूमने जाने का प्रोग्राम बनाया था। भैया ने मुझे भी अपने साथ ले जाने के लिए बाबूजी को फ़ोन कर दिया। 15 दिनों का प्रोग्राम था। पता लगते ही घर में जैसे मातम सा छा गया। माँ जी एकदम से उखड़ गई। अपना प्रोग्राम बता दिया, हमारे बारे में कुछ सोचा ही नहीं। मैं बुढ़िया इतने दिनों तक अकेले कैसे पूरा घर संभालूंगी। गुस्से से भरकर मुझसे कहने लगी, तू अपने भाई से बोल देना, इस तरह का आना जाना हम पसंद नहीं करते हैं। हमें जब सुविधा होगी तभी तो भेज पाएंगे। तो आप मना कर दीजिए, अगर आपका मन नहीं है तो। मैंने भी थोड़ा नाराज़गी भरे स्वर में कह दिया। कह तो ऐसे रही है जैसे हमारे मना करने से मान जाएगी। लगता है पहले ही भाई बहन की बात हो गई होगी। माँ जी ने तीखे स्वर में कहा। किसका मन नहीं करता होगा मायके जाने का। यहाँ तो महीनों हो जाते हैं, अपने आप तो कोई कभी कहता ही नहीं है। भैया कभी बुलाते हैं तो घर में तूफान खड़ा हो जाता है। घर में एक नौकरानी के चले जाने से सारा काम जो रुक जाता है, वरना मुझसे इतना प्यार किसे है। मैं भी गुस्से में कह गई। नितिन भी कहने लगे, अच्छा तुम्हारे भैया का फ़ोन आया, इसीलिए घर में तनाव फैल गया। तो आप भी यही चाहते हैं कि कोई भी मुझे ना बुलाए और ना मैं इस घर से बाहर कदम रखूं। बंधुआ मजदूर जैसी पूरी जिंदगी इसी तरह दिन रात चूल्हे चौके में पिसती रहूं। मुझे भी चैनी की ज़रूरत हो सकती है, ये कोई भी नहीं सोचता। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे आंसू देखते ही नितिन मुझे समझाने लगे, तुमने घर को बहुत अच्छी तरह से संभाल लिया है कि सभी को तुमसे बहुत उम्मीदें हो गई हैं। तुम्हारे जाने के बाद ना तो समय पर नाश्ता मिलता है, ना रात को ढंग का डिनर। माँ से कुछ भी कह नहीं सकता, हर समय नाराज सी रहती हैं। काम का लोड जो ज़्यादा हो जाता है उन पर। तुम्हारे आने के बाद से वे किचन में कम ही जाती हैं। भैया को बताना था कि हमारा क्या प्रोग्राम बना है। भैया लेने आएंगे या इधर से कोई मुझे छोड़ने जाएगा। कितनी बार कहा, सीधी ट्रेन है लखनऊ की, मैं चली जाऊंगी, वहाँ भैया लेने आ जाएंगे, पर कोई जाने ही नहीं देता। कहीं अकेले आना जाना सीख गई तो जल्दी जल्दी ना जाने लगूं। नितिन चुपचाप सब सुन रहे थे। सुबह हिम्मत करके बाबूजी के साथ जाकर नितिन ने माँ जी से बात की। जाने भी दो ना माँ, कुछ ही दिनों की तो बात है। मोनी रेखा है, काम वाली है, सब काम हो ही जाएगा, आप ज़्यादा टेंशन मत लो। नितिन बहुत ही कम बोलते थे। बीबी की तरफ से बोलते देख माँ जी को गुस्सा आ गया। बड़ा आया बीबी की तरफदारी करने वाला। मैंने क्या मना किया है, उसका प्रोग्राम तो पक्का ही है। कौन सा मेरे रोकने से रुकने वाली है वो। तुझे जाना हो तो तू भी चला जा, देखती हूँ कौन सा काम यहाँ रुक जाएगा। माँ जी ने ये कहकर धीरे से कहा, जोरू का गुलाम कहीं का। धीरे से कहे गए इन शब्दों को नितिन ने सुन लिया। उनका सारा मूड खराब हो गया। बिना नाश्ता किए ही घर से चले गए। संडे की सुबह भैया ने फ़ोन करने को कहा था। सभी लोग घर पर ही थे। भैया ने फ़ोन किया। रिंग पर रिंग बजे जा रही थी, पर कौन उठाए। आखिर बाबूजी ने फ़ोन उठाया। मेरे और नितिन के जाने का प्रोग्राम पक्का कर दिया और दिन भी बता दिया। माँ जी का चेहरा देखने लायक था। बाबूजी इस घर के बड़े थे, आखिरी फैसला उन्हें ही सोच समझ कर लेना था। जिद्दी पत्नी से वे ज़्यादा उलझते नहीं थे ताकि घर की शांति बनी रहे।
माँ जी बाबूजी पर काफ़ी बिगड़ी, पर बाबूजी चुपचाप रहे। सभी काम तो चलते रहे, पर 2 दिनों तक घर का वातावरण काफ़ी बोझिल रहा। जाने का सारा उत्साह ही खत्म हो गया था। सारा काम खत्म कर रात को मैं अपनी पैकिंग करने लगी। कम से कम 15-20 दिनों के लिए आराम की ज़िंदगी गुजार सकूंगी। भैया, सौम्या भाभी, छोटा भतीजा सभी बहुत ध्यान रखते थे मेरा। जितने दिन रहती मेरी ही पसंद का खाना बनता था। भाभी बाजार जाती तो पूछती मुझे कुछ चाहिए तो नहीं। साड़ी, शॉल, जिस भी चीज़ पर मैं हाथ रख देती मुझे जबरन दिलवा देती, पैसे भी नहीं लेती। मायके में माँ के बाद भैया भाभी ही तो रह जाएंगे जो मुझे पूरी इज्जत दे सकते थे। ससुराल के तनाव से कुछ दिनों के लिए राहत मिल जाती थी। 2 दिन की छुट्टी करके नितिन मुझे लेकर लखनऊ पहुँचे। स्टेशन पर भैया गाड़ी लेकर पहले से ही हम दोनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। छोटा भतीजा कमल भी साथ में था। कितना लंबा हो गया था, कितने दिनों बाद देख रही थी उसे। आधे घंटे में हम लोग घर आ गए। माँ और भाभी मेरे और नितिन के स्वागत में लगी हुई थी। पूरा घर साफ सुथरा लग रहा था। फ्रेश होकर हम सभी ने साथ बैठकर नाश्ता किया। कितना कमज़ोर कर दिया है हमारी ननंद रानी को आपने, भाभी ने नितिन से मजाक करते हुए कहा। पूरे किचन की मालकिन तो यही है। अब डाइटिंग करे तो कोई क्या कर सकता है। हमें तो जो कुछ भी बनाकर दे देती हैं शरीफ पतियों की तरह चुपचाप खा लेते हैं। नितिन ने भी मजाक में जवाब दिया। सभी के ठहाकों से घर गूंज उठा। नितिन के घर में ऐसा वातावरण कहाँ मिलता था। हर वक्त सहमा सहमा सा माहौल। बाबूजी भी बहुत नाप तौल कर बोलते। माँ जी के तेज तर्रार स्वभाव के कारण अक्सर घर में बिना बात के क्लेश हो जाता था। मोनी रेखा जरूर अपने कॉलेज के किस्से सुनाती तो थोड़ा हंसी मजाक हो जाता था। वे भी माँ के सामने कुछ नहीं सुनाती। पता नहीं कौन सी बात का वे क्या मतलब निकालने लगे। कमल के टेस्ट चल रहे थे, इसलिए वो हमारे साथ नहीं जा रहा था। नितिन को सुबह भैया स्टेशन छोड़ने निकल गए। हमें भी रात को निकलना था। 1 हफ्ता खूब मौज मस्ती से गुजार कर हम लोग लौट आए। भाभी ने जी खोलकर शिमला में शॉपिंग की। सभी के लिए कुछ न कुछ उपहार लेकर आई थी। मैंने भी माँ जी और बाबूजी के लिए शॉल, मोनी और रेखा के लिए आर्टिफिशियल ईयर रिंग, सोनू और नितिन के लिए भी उपहार लिए थे। अब पता नहीं सबको पसंद आते हैं या नहीं। ज़्यादा कीमती गिफ्ट खरीदने की गुंजाइश भी नहीं थी। घूमने के बाद घर पहुंचकर थकान बहुत हो रही थी। हम सभी डिनर लेकर जल्दी ही सो गए। रविवार था, इसलिए भैया, भाभी, कमल देर तक सो रहे थे। मैंने और माँ ने साथ बैठकर चाय पी। कल माँ से कोई भी बात नहीं हो पाई। थकान बहुत हो रही थी। माँ ने प्यार से अपने पास बैठाया। कहने लगी, तेरी ससुराल में सब ठीक चल रहा है ना? दामाद बाबू तेरा ध्यान तो रखते हैं ना? मेरे सिर पर हाथ रखकर बोली, तुझसे एक बात कहनी थी बेटा, बुरा मत मानना। इस टूर पर तुझे ले जाने का सौम्या का बिल्कुल भी मन नहीं था। दोनों में खूब बहस हुई। कह रही थी शादी के बाद ऐसा चांस पड़ा है कि हम अकेले जाएं कहीं। आपने बिना मुझसे पूछे दीदी का प्रोग्राम बना डाला। मेरे कान में जब बात पड़ गई तो मैंने तुझे बताना ज़रूरी समझा। ये क्या कह रही हो माँ? मैं बहुत हैरान थी। भाभी ने तो हर समय मेरा बहुत ध्यान रखा। कहीं से भी नहीं लगा कि वे मुझे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी। विजय को पता है कि तू कहीं घूमने नहीं जा पाती, फिर कमल भी नहीं जा रहा था, इसलिए उसने सोचा कि उसी बजट में तेरा घूमना भी हो जाएगा। पर बहू को अच्छा नहीं लगा। तुझे बुरा तो लग रहा होगा, पर आगे से इस बात का ख्याल रखना। पहले नहीं बताया, वरना घूमने का तेरा सारा मूड ही चौपट हो जाता, माँ कह रही थी। आंखें बंद कर मैं सोफे पर चुपचाप लेट गई। माँ मेरी मनोदशा समझती थी। मुझे अकेला छोड़ वे अपने दैनिक काम निपटाने में लग गई। ये दुनिया भी कितनी अजीब है। यहाँ हर इंसान एक चेहरे पर दूसरा चेहरा लगाकर घूम रहा है। भाभी ने एक अच्छी भाभी का रोल बखूबी निभाया। अगर माँ ने नहीं बताया होता तो, पर माँ ने सही समय देख मुझे सही राह दिखा दी।
ताकि उनके ना रहने के बाद भी मेरा मायके में पूरा सम्मान बना रहे। भैया तो मेरे अपने हैं, पर भाभी तो और भी अच्छी हैं, जिन्होंने इच्छा ना होते हुए भी पूरे टूर पर यह एहसास भी नहीं होने दिया कि वे मुझे नहीं लाना चाहती थी। मुझे नितिन और उनके घर वालों से ये बातें छिपानी होंगी। कितनी मुसीबतों के बाद वहाँ से निकलना हो पाया था। पता होता तो प्रोग्राम बनाती ही नहीं। अब जो हुआ सो हुआ। सबकी तरह मुझे अपने चेहरे पर एक और चेहरा लगाना होगा, मुस्कुराता हंसता हुआ चेहरा, जो बयां कर रहा हो कि ये मेरा सफ़र बहुत ही यादगार रहा है। नितिन को भी यही बताऊंगी कि ये दिन बहुत ही हंसी खुशी से बीते, यानी चेहरे पर एक चेहरा। तो बस आज की कहानी में इतना ही। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते ही नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।